ईशान किशन जो है वो एक तरीके से फिलर रोल फिल कर रहे हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा था कि जब जब बड़े खिलाड़ी ब्रेक पे थे या कोई चोटिल हो गया तो वहां पे ईशान किशन आते थे, कभी ओपनिंग पे, कभी नीचे बल्लेबाजी करने आए, पर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले वो गायब हो गए थे, सिलेक्टर्स ने उनको इग्नोर कर दिया। सेम उनका इस साल, पिछले साल T20 में था, इस साल ODI में उनके साथ यही सेम चीज होगी। अभी KL राहुल नहीं है तो KL राहुल की जगह खेलेंगे। मान लीजिए अगली किसी सीरीज में अगर शुभमन गिल नहीं होते किसी कारण की वजह से तो शुभमन गिल की जगह खेलेंगे और फिर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर। वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीम इंडिया काफी डिफेंसिव अप्रोच से जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं उन सबको बैठाया गया है। चाहे आप सूर्य कुमार यादव का नाम ले लीजिए, चाहे ईशान किशन का नाम ले लीजिए, और चाहे अब ऋषभ पंत की बजाय KS भरत, जो KS भरत जो है ये भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच से ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो वर्ल्ड कप को लेकर ऐसा दिख रहा है कि वो एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। दूसरी लेफ्ट आर्म बॉलर्स की बात करी, रोहित शर्मा ने बोला था कि हमें लेफ्ट आर्म बैटर्स की भी जरूरत है, लेकिन उनको जबरदस्ती हम टीम में नहीं ला सकते। हमें टीम की जरूरत को देखना होगा और किस हालातों में हम मैच खेल रहे हैं। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग ही आके गेंदबाजी कर देगा, तो शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं मुश्किल स्थितियों में। और मुझे लगता है कि भारतीय पिचों में अगर आपके पास एक गेंदबाजी ऑलराउंडर है बैटिंग के साथ तो आपको काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका उदाहरण हमने हार्दिक पांड्या के साथ देखा है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज और 27 जनवरी से खेले जाने वाली T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, जिसमें कई चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिले हैं। ऐसे में आज हम चर्चा करके बताएंगे कि क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम सही राह पर आगे बढ़ रही है या नहीं। तो मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं। अभिनव, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे, वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम इंडिया का ऐलान किया गया है उस स्क्वाड पर नजर डालें तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? अंकित, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ उस स्क्वाड से। पहले तो उसमें अर्शदीप सिंह का नाम नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है इस स्क्वाड में, क्योंकि आप उनको काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट का वो आपका बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं। आप उनके साथ मेरे को लगा था कि आप वर्ल्ड कप तक जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के कारण बाहर थे और काफ़ी पेसर की हमें दिक्कत भी रही है। तो एक वो अच्छे विकल्प थे। जसप्रीत बुमराह का भी मैं नहीं कह सकता कि कब वो वापस चोटिल हो जाए और बाहर हो, तो एक अर्शदीप जैसे खिलाड़ी को वापस रखना, तो कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूटा होगा इस फॉर्मेट में। तो वहां पे गेंदबाजी के दृष्टिकोण से काफी गलत फैसला लग रहा है मुझे। जी। और अगर चलिए माना आपने अर्शदीप को अगर ड्रॉप भी किया तो उसकी जगह शार्दुल ठाकुर को आपने लिया, तो मेरे को लग रहा है कि उनके अलावा भी बहुत अच्छे विकल्प थे हमारे पास। कि आप मोहसिन खान, जिन्होंने IPL में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हो चुका है कि जो IPL में अच्छा खेल रहे हैं आप उनको आजमा रहे हैं, तो क्यों ना मोहसिन खान को भी, और मुकेश चौधरी भी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अगर बल्लेबाजों में आप नए नए उभरते हुए बैट्समैन को लेकर आ रहे हैं, तो गेंदबाजी में मेरी वो एक उम्मीद है जो बहुत लंबे समय से मिसिंग है कहीं ना कहीं भारतीय टीम में। आप वही पुराने, जैसे आपने देखा हाल फिलहाल में उमेश यादव टेस्ट के लिए आए थे, उनादकर टेस्ट लिया, तो नए उभरते हुए गेंदबाजों को भी तो लाइए ना टीम में देखने के लिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं अर्शदीप जो है वो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, तो ऐसे में एक गेंदबाज का ही रिप्लेसमेंट अच्छा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। और मैं राहुल आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप भी इससे संतुष्टि रखते हैं कि जिस तरीके से टीम का ऐलान किया गया है और जो ये बड़े बदलाव किए गए हैं, आप सहमति रखते हैं? देखिए, अगर अर्शदीप की बात जहां तक इन्होंने भी करी है तो मुझे लगता है अर्शदीप को इस टीम में होना चाहिए था। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या किस मेंटेलिटी के साथ रोहित शर्मा की टीम जा रही है। दूसरी हमने लेफ्ट आर्म बॉलर्स की बात करी, रोहित शर्मा ने बोला था कि हमें लेफ्ट आर्म बैटर्स की भी जरूरत है, लेकिन उनको जबरदस्ती हम टीम में नहीं ला सकते। हमें टीम की जरूरत को देखना होगा और किस हालातों में हम मैच खेल रहे हैं। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग ही आके गेंदबाजी कर देगा, तो शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं मुश्किल स्थितियों में। और मुझे लगता है कि भारतीय पिचों में अगर आपके पास एक गेंदबाजी ऑलराउंडर है बैटिंग के साथ तो आपको काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका उदाहरण हमने हार्दिक पांड्या के साथ देखा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिस तरीके से आपने कहा मोहसिन खान और मुकेश चौधरी को मौका दिया जा सकता था, वो बिल्कुल एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं भूलना होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले विश्व कप की, जो भारत में होने वाला है। तो उस दृष्टिकोण से ये स्क्वाड मुझे कहीं ना कहीं संतुलित नजर आ रही है। देखिए, गेंदबाजी की आपने बात करी, तो जहां तक हम वेरिएशन की बात करते हैं कि एक गेंदबाज भी काफी ज्यादा अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन करता है, स्लो डिलीवरी डालता है, कटर डालता है, तो उसी प्रकार से अगर एक टीम भी वेरिएशन करके चले तो कहीं ना कहीं उसका फायदा वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनके पास हर तरह का गेंदबाज है, चाहे वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हो, चाहे वो राइट आर्म पेस बॉलर हो,
तो उनकी गेंदबाजी जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नजर आती है। लेकिन जहां तक हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, यानी कि एक ही तरह की गेंदबाजी जो है गेंदबाज वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लेफ्ट आर्म पेस बॉलर रहता है तो कहीं ना कहीं कई पिचें ऐसे होती हैं जहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रही होती है, तो बैकअप के तौर पर आप लेफ्ट आर्म पेस बॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं सही मौकों पर। और मैं राहुल की बात से सहमत भी होता अगर फिलहाल भारतीय टीम को पता होता कि उनके कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनके साथ वो वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं। अभी वो फिलहाल जैसे आपने देखा कुलदीप यादव ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया और मैं उनको मानता हूँ कि वो युजवेंद्र चहल से बहुत ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज हैं, पर वापस जब वो सही हो जाएंगे, उनके भी थोड़ी कंधे में दिक्कत है जहां तक मेरे को पता है, तो फिर वापस चहल टीम में आएंगे। तो अगर आप जो आपके फिलहाल मौजूदा खिलाड़ी हैं अगर उसी में आपको नहीं पता कौन खेलेगा कौन नहीं, आएंगे तो नहीं आएंगे, ये तो इस पे तो अभी हम दावा नहीं कर सकते कि आप मैं इस पे जरूर दावा करूंगा कि कुलदीप यादव, क्योंकि दोबारा जो कि उन्होंने तीसरा जो अभी ओडीआई हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, दूसरा उसमें बल्ले से भी योगदान दिया और साथ में गेंदबाजी में भी विकेट चटकाए थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे यकीनन। लेकिन युजवेंद्र चहल जहां तक आप बात करें केवल गेंदबाजी से करते हैं, लेकिन गेंदबाजी जो करते हैं, जो गेम चेंजिंग रोल वो निभाते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन मैं कुलदीप यादव के साथ जाना चाहूंगा तीसरे ओडीआई में जो श्रीलंका के खिलाफ होने हमने टेस्ट में भी बात की थी, पर सबने देखा टेस्ट में क्या हुआ। जी हाँ, कुलदीप यादव को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए क्योंकि युजवेंद्र चहल को काफी लंबे अरसों से मौका दिया जा रहा है, चाहे वो T20I फॉर्मेट हो चाहे वो ODI फॉर्मेट हो, तो उसमें कोई वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन कुलदीप यादव जो है एक या दो मौके ही उन्हें मिलते हैं और उसी में अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ मैं गेंदबाजी कर सकता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, वो चोट के कारण अभी तक इंजर्ड हैं और कोई पता नहीं है कि वो कब तक खेलेंगे। लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वनडे टीम में एक खिलाड़ी को चुना गया है, नाम है KS भरत। इसको लेकर राहुल आप क्या सोचते हैं कि ये क्या लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है या काफी डिफेंसिव अप्रोच से टीम इंडिया जा रही है? लाइक टू लाइक तो ऋषभ पंत का ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा टीम इंडिया में। लेकिन KS भरत की जहां तक बात करें तो लगातार इन्होंने इंडिया ए के साथ खेला है, लगातार विदेशी दौरे इन्होंने किए हैं, IPL में भी इन्होंने काफी हद तक अपने आप को साबित किया। लेकिन वो जो आप ऋषभ पंत के साथ इनको कंपेयर करना चाहेंगे, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो विरोधियों में खौफ पैदा करने वाली बात इनके अंदर नहीं है। इनको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा स्थापित करना होगा, कुछ ऐसी पारियां खेलनी होंगी, उसके बाद ही ये उस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से ईशान किशन ज्यादा बेहतर विकल्प एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए अगर आप ईशान किशन को, जी हाँ मैं भी बिल्कुल सहमति आपसे रखता हूं, लेकिन ईशान किशन को जब आप टीम में खिलाएंगे तो किस पोजीशन पर आप रखेंगे? आपने रोहित शर्मा ने कह दिया कि मेरे साथ तो शुभमन गिल ही सलामी बल्लेबाजी करने वाले हैं, ठीक है, तो और ईशान किशन जो हैं वो भी सलामी बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने इतनी बल्लेबाजी की नहीं है, तो उन्हें आप किस पोजीशन पर रखना चाहेंगे? अगर यहाँ पर आप इसी कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में डालना चाहूंगा, क्योंकि उनकी क्षमता भी किसी को शक नहीं है, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में आके किया था। तो शुभमन गिल और ईशान किशन मेरे ख्याल से पारी की शुरुआत करेंगे। अगर KS भरत टीम में है, अगर उनको अगर फिलहाल भी आपको जबरदस्ती खिलाने हैं, रोहित शर्मा से अगर आप ओपनिंग कराने चाह रहे हैं तो KS भरत को आपको रखना पड़ेगा टीम में। मुझे तो नहीं लगता कि KS भरत खेलेंगे और ना ही रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि देखिए जब वो पिछली बार मिडिल ऑर्डर में आए थे तो वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, वो एक मजबूरी थी जिस वजह से उनको आना पड़ा था। और अभी मेरे को क्या लगता है ना कि ईशान किशन जो है वो एक तरीके से फिलर रोल फिल कर रहे हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा था कि जब जब बड़े खिलाड़ी ब्रेक पे थे या कोई चोटिल हो गया तो वहां पे ईशान किशन आते थे, कभी ओपनिंग पे कभी नीचे बल्लेबाजी करने आए, पर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले वो गायब हो गए थे, सिलेक्टर्स ने उनको इग्नोर कर दिया। सेम उनका इस साल, पिछले साल T20I में था, इस साल ODI में उनके साथ यही सेम चीज होगी। अभी KL राहुल नहीं है तो KL राहुल की जगह खेलेंगे। मान लीजिए अगली किसी सीरीज में अगर शुभमन गिल नहीं होते किसी कारण की वजह से तो शुभमन गिल की जगह खेलेंगे और फिर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर होंगे। तो यहाँ मेरे को लगता है कि वो KS भारत की जगह किसी बेहतरीन या और एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते थे, क्योंकि KS भारत को एनीवे नहीं खेलना। आप विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन को ले सकते थे। इंजर्ड है मेरे ख्याल से, इसलिए उनको टीम में नहीं चुना गया है जहां तक है। देखिए इसमें अभी तक इस चीज की जडेजा भी हैं टेस्ट स्क्वाड में, पर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी इंजरी अगर होती, देखिए पता है क्या होता है, यहाँ पे मेरा एक कहना है कि चलो ठीक है मैं राहुल से सहमत हूँ, अगर वो इंजर्ड भी हैं तो आप उनकी इंजरी पे एक बहुत अच्छा सा अपडेट दीजिए ना, जिससे लोगों के मन में तो एटलीस्ट वो डाउट ना हो कि उन्हें ड्रॉप किया गया है या फिर उनकी चोटें ले नहीं रहे हैं, इससे तो आपकी इमेज और खराब हो रही है ना। बिल्कुल, थोड़ी सी उनके नाम पे चर्चा हुई है, बात हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से संजू सैमसन इंजरी की वजह से बाहर है, क्योंकि KS भरत को उनके ऊपर चुनना, देखिए अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहता था कि किसी और गेंदबाज को ले जाए। मैं बहुत पर्सनली मेरा मन है कि रवि, कहीं ना कहीं KS भरत को जिस विकल्प के रूप में रखा गया है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक बैकअप
विकेट कीपर वो लेके जाना चाहते हैं कि अगर बाई चांस ईशान किशन जो है वो इंजर्ड हो जाए तो कहीं ना कहीं बैकअप विकेट कीपर के तौर पर के.एस. भरत जो है वो इनकी जगह पर विकेट कीपिंग कर ले। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस अप्रोच से इस ओडीआई सीरीज में जा रही है, क्योंकि अभी के.एल. राहुल है नहीं। के.एल. राहुल के आने के बाद कहीं ना कहीं के.एस. भरत की वनडे टीम से छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं के.एस. भरत कुर्सियां सेकते हुए शायद नजर आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन स्क्वाड की बात करें तो जहां हमने बात करी कि हम अगर पूरा एनालाइज करके देखें तो कहीं ना कहीं स्क्वाड में जो खामियां नजर आई है वो ये है कि अगर वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीम इंडिया काफी डिफेंसिव अप्रोच से जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं उन सबको बैठाया गया है। चाहे आप सूर्य कुमार यादव का नाम ले लीजिए, चाहे ईशान किशन का नाम ले लीजिए, और चाहे अब ऋषभ पंत की बजाय के.एस. भरत, जो के.एस. भरत जो है ये भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच से ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो वर्ल्ड कप को लेकर ऐसा दिख रहा है कि वो एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। और मेरे ख्याल से भाई एक चीज और जो मैंने गौर किया है हाल फिलहाल के समय में वो ये है कि सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कतरा रहे हैं कि सीधा किसी एक जो उनको एक खिलाड़ी अच्छा लग रहा है उसको सीधा ओडीआई में एक्सपेरिमेंट करने से वो पहले एक रास्ता लेते हैं कि इनको हम टी20 के स्क्वाड में लेंगे, टी20 में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं फिर हम उनको ओडीआई में जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा खेल रहा है तो आप ओडीआई में लाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कितना डिफेंसिव टीम लग रही है मेरे को ये वर्ल्ड कप में जाते हुए। हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ, सिराज अच्छी विकेट ले रहे हैं, उमरान मलिक तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट ले रहे हैं, पर एक वो नहीं लग रहा अगर मैं बाकी टीमों को देखूं कि हाँ ये खिलाड़ी ऐसा है। जैसे हम बुमराह पे अभी तो खैर उनकी बहुत मैं नहीं जानता कि फिलहाल वो किस स्थिति में बॉलिंग के, पर बुमराह को देख के जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए विकेट चटका सकता है, या मेरे को कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई को देख के लगता था तो टीम में नहीं है कि ये आया है विकेट चटका के जाएगा। अब किसी खिलाड़ी या गेंदबाज को देख के नहीं लग रहा, क्योंकि अभी विकेट ले रहे हैं हम वाहवाही कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने 250-300 रन खा लिए सिर्फ बिना किसी विकेट के 2 विकेट लिए हुए, उस दिन हम गालियां देना शुरू कर देंगे। तो यही देखने को मिलता है। बुमराह की आपने बात करी, बुमराह को देख के एक खौफ और हमें नजर आता है कि जैसे ही वो मैदान पर उतरेंगे कहीं चोटिल ना हो जाए। ये एक और खौफ, ये एक नया खौफ उनका नाम सुनते जी हाँ जी हाँ जी हाँ वही खौफ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो स्क्वाड जो है वो हमने आपको एनालाइज करके बताया कि वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से इसमें क्या खामियां हैं और क्या बदलाव इसमें किए जा सकते हैं। मेरे दोनों साथियों ने विस्तार से बताया। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम ऐसे तमाम शो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।